नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या बीजेपी से लड़ने से पहले कांग्रेस को खुद अपनों से लड़ना पड़ रहा है? विधानसभा के मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक नया दांव चला है। सरकार से करें सीधा सवाल अभियान। जी हाँ, जनता से भ्रष्टाचार, माफिया राज और घोटाले के वीडियो फोटो मांगे जा रहे हैं। लेकिन आज अटेंशन में असली कहानी, इस अभियान के पीछे की टाइमिंग और कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की बात है। आपको याद होगा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि कांग्रेस एक विशेष पोर्टल बनाने जा रही है जिस पर जनता सरकार के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराएगी। लेकिन जीतू पटवारी का ये पोर्टल हवा में ही रह गया और इधर उमंग सिंगार ने बाजी मारते हुए अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। इसके साथ ही ईमेल आईडी भी उन्होंने अपना दिया है। तो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्रेडिट यानी श्रेय लेने की होड़ मची है और क्या जीतू पटवारी को पटकनी देने के लिए उमंग सिंगार ने यह समानांतर व्यवस्था खड़ी की है? और क्या इसके पीछे दिग्विजय सिंह का प्रश्रय भी उनको है? बहुत लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि धुर विरोधी है, लेकिन आज ही दोनों के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है। बड़ी सौजन्य मुलाकात इसको बताया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा करना जानती है या उन्हें निभाना भी जानती है? और क्या इसके पहले उमंग सिंगार ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला था, लेकिन फिर अचानक ही चुप्पी साधी कि जनता आज तक जवाब ढूंढ रही है? अब सवाल यही कि क्या ये नया अभियान भी सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को चमकाने और 2 दिन सुर्खियां बटोरने का जरिया है? आज इसी पर होगी बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जरा इस पोस्टर को गौर से देखिए। इसे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। पोस्टर में जनता से अपील की गई है कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार, सरकारी लापरवाही या सिस्टम की नाकामी से जुड़े कोई दस्तावेज या सबूत हो या कोई सवाल हो तो उन्हें सीधे उमंग सिंगार को भेजें ताकि मानसून सत्र में सरकार को घेरा जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष की भूमिका अब जनता से सबूत मांगने तक सीमित रह गई है? जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस संगठन की है, क्या वो अब आम लोगों के भरोसे छोड़ दी गई है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही है तो कांग्रेस इसे पार्टी स्तर पर अभियान क्यों नहीं बना रही? आखिर ये जिम्मेदारी किसी एक नेता की अपील तक क्यों सिमट गई? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया है। दावा है कि पूरे प्रदेश से शिकायतें और दस्तावेज जुटाए जाएंगे। लेकिन अब उसी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष अलग अभियान लेकर सामने आ गए हैं। खैर, ये वही उमंग सिंगार हैं जो इससे पहले नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर भी बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 7 दिनों के भीतर मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ नए सबूतों के साथ बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वो दावा पूरा नहीं हो सका। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन सवालों के लिए सबूत जुटाना भी क्या अब जनता की जिम्मेदारी हो गई है? कांग्रेस दावा करती है कि उसका संगठन गांव-गांव तक मजबूत है, हजारों कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय है। फिर भी अगर नेता प्रतिपक्ष को सरकार के खिलाफ दस्तावेज जनता से मांगने पड़ रहे हैं तो सवाल कांग्रेस की तैयारी पर भी उठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को घेरने की रणनीति से ज्यादा कांग्रेस के नेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं? अगर विपक्ष रिसर्च और सवालों के लिए जनता पर निर्भर हो जाए तो फिर मजबूत विपक्ष होने का दावा कितना मजबूत रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस के अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। धन्यवाद। अभियान बहुत अच्छे कांग्रेस लॉन्च करती है, लेकिन या तो वो जैसे एक कहावत है मिस कैरेज हो जाता है, कई बार वो समय पूर्व हो जाता है, वो कई बार वो जिंदा ही नहीं रह पाता है। जो हम कहते हैं ना, एक आंकड़ा भी सरकार ने जारी किया था कि इतने बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते हैं, ऐसा ही इनके अभियान जो ये पहला सप्ताह भी नहीं देख पाते हैं कई बार। समस्या क्या है? क्योंकि एक नेता जब एक चीज लॉन्च करने की बात करता है तो सारों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन दूसरा नेता 24 घंटे बाद अपना एक नई चीज लॉन्च कर देता है, अपने पर्सनल नंबर, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल देता है
और दलील दी जाती है कि आपके सारे मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे। अब सवाल ये है कि इन्हीं जीतू पटवारी ने, इन्हीं उमंग सिंगार ने पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि भैया विधानसभा सत्र 6 ही बैठक क्यों है, जनता के मुद्दे तो हजारों हैं, तो 6 दिन के लिए जनता को क्यों कष्ट देना आपको, क्योंकि जो जनता के मुद्दे आपने मांगे हैं, भ्रष्टाचार हैं, दूसरी जो भी समस्या, क्योंकि पब्लिक सारी समस्या भेजेगी, तो वो क्या केवल 6 दिन के सत्र के लिए होना चाहिए? ये तो लगातार चलने वाले मुद्दे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अपनी अपनी डुप्ली, अपना अपना राग। अभी आप पीछे देखिए ना, जीतू पटवारी ने जिस तरह से एक ट्रस्ट को 1 रुपए में जमीन देने का मुद्दा उठाया था, उसके बाद में दिग्विजय सिंह सामने आ गए और उन्होंने दलाल तक कह दिया। तो और अब उमंग सिंगार जो है अपने एक अलग ईमेल आईडी जो है पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप शिकायतें दीजिए। ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष है। और आज उमंग सिंगार ने मुलाकात भी कर ली दिग्विजय सिंह से, जिनको वो खुद ही माफिया कह चुके हैं। नहीं, दिग्विजय सिंह जो है खुद को बहुत ज्यादा एक्टिव किए हुए हैं कांग्रेस के भीतर, हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि पार्टी को उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन दिग्विजय सिंह हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको वो उमंग सिंगार के साथ भी देखेंगे, जीतू अभी आज वो जीतू पटवारी के साथ में भी बैठे थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा था उसका वो समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। भैया कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दोनों ने, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के तुरंत बाद। जी। तो कांग्रेस के भीतर क्या है कि समन्वय का अभाव। पार्टी लेवल पे क्या तय होता है उसको बाकी नेता मानेंगे नहीं मानेंगे, बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। उमंग सिंगार जो है वो खुद को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जीतू पटवारी खुद को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, और पार्टी के भीतर और भी जो लीडरशिप है, वो चाहे अरुण यादव भी हो, अजय सिंह। अभी अजय सिंह को देख लीजिए, उन्होंने पूरे प्रदेश में जो है पदयात्रा की है, घूमे हैं, सब जगह जगह घूमे हैं। साथ में वो ये भी कहते थे कि उनके पास में काम नहीं है। आज अरुण यादव ने भी चिट्ठी लिख दी है कि भैया मध्य प्रदेश में दखल दो, यहाँ हालात बहुत बुरे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बुरे हालात हैं, क्योंकि इनको निपटना किससे है? बीजेपी से। ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। तो जब ये एक दूसरे को निपटाना बंद करेंगे तब तो ये बीजेपी से निपट पाएंगे। अब रही जो सत्र की बात है और जनता से जो प्रश्न मांगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उमंग सिंगार की एक अच्छी रणनीति है। सरकार के खिलाफ किस तरह का जनाक्रोश है उससे ये भी पता लगेगा किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष को आगे आना होगा। तो वो तो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष या देश की सबसे पुरानी पार्टी को या सबसे मजबूत विपक्ष को ये पता ना हो कि जनता के मुद्दे क्या है, जनता से मांगना पड़े, तो ये भी तो एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है जमीन पर नहीं है और वो केवल अपने ऑफिसों तक सीमित है, और इस वजह से उसको ये नहीं पता है कि जनता के क्या असल मुद्दे हैं। लेकिन ये जो रणनीति है कि जनता से, देखिए अरविंद केजरीवाल भी जब दिल्ली में सरकार बना रहे थे तो वो जनता से बहुत सारे मुद्दे मांगते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आपकी क्या समस्या है। तो ये एक अच्छी चुनावी रणनीति हो। लेकिन उन्होंने तो जनता को एक वो लिखित में आश्वासन भी दिया था शपथ पत्र पे कि आपके मुद्दे उठाऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने ये करूंगा, लेकिन सारा उसके उलट किया। उस पे अगर अपन ना भी जाए तो मुझे लगता है कि ये उमंग सिंगार जो कर रहे हैं उसमें पार्टी का तो कहीं ना कहीं भला है। बिल्कुल, ये पार्टी के भीतर तय होना चाहिए कि कौन क्या करेगा। तब अगर इसी तरीके से अपनी अपनी राह चलने लगेंगे तो पार्टी दिशाहीन हो जाएगी, और वो स्थिति कांग्रेस की है। लेकिन ब्रजेश जी, एक सबसे बड़ा संकट होता है कि किसी एक पार्टी में आप कह सकते हैं तमाम गुटबाजी हो, खामियां हो, नेतृत्व को लेकर सवाल उठता हो, आपसी झगड़े हों, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी एक पार्टी की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता कितनी उस नेता की। क्योंकि ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, जब उमंग सिंगार वन मंत्री थे उसके पहले पूरी कांग्रेस मुद्दे उठाती है कि साहब वृक्षारोपण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जब ये मामला उनके मंत्री रहते हुए आता तो उनकी तरफ से जवाब दिया जाता उसी विधानसभा में कि नहीं साहब ऐसा तो कुछ मामला आया नहीं है, जो पेड़ लगे थे हो सकता है जानवर खा गए हों। जब उनसे पूछा गड्ढे क्यों नहीं है, और साहब आंधी भी चलती है, तूफान भी आता है, बारिश भी होती है, गड्ढे भर गए होंगे। दिग्विजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, उनके बेटे जयवर्धन सिंह सिंगस घोटाले में आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वो नगरीय प्रशासन मंत्री होते हैं वो तमाम क्लीन चिट दे देते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि 2018 से 20 का मामला, अब 6 साल हो गए। लेकिन अभी हमने देखा इसी साल जो नर्सिंग घोटाला, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने, यूथ कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, मामला कोर्ट गया, हजारों छात्रों को भविष्य संकट में है, लेकिन दर्जनों फर्जी कॉलेज नज़र में आए। खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा करते हैं उमंग सिंगार कि मैं 8 दिन के अंदर एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। वो 8 दिन के अब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो खुलासा नहीं होता। तो जनता किस भरोसे के साथ आपको डॉक्यूमेंट देगी?
और अगर दे भी देगी तो क्या गारंटी है कि आप उस डॉक्यूमेंट का जो आपने वादा किया उसका वैसे ही यूज करोगे, उसका कोई मिसयूज नहीं करोगे? देखिए मनोज जी, दो चीज़ें हैं। एक, क्या जी जब आप सरकार में रहते हो तब क्या जवाब देते हो? तब सरकार में रहकर आप वही कागजों के आधार पर जवाब देते हो जो विभाग कहता है, जो अधिकारी। अफसर ने लिख दिया और आपने बोल दिया, आपने पढ़ दिया। आपने राजनीतिक आरोप क्या लगाए हैं, निश्चित तौर पर उसको आप चुनावी सभा में बोलते हो, बयानों में बोलते हो, मीडिया में बोलते हो, लेकिन जब आपसे उसी का जवाब सरकार में रहते मांगा जाता है तो इसी तरह से क्लीन चिट दी जाती है, जिस तरह से कि पौधे लगाने के मामले में दी गई, जिस तरह से कि हमने देखा है कि सिंगस घोटाले के मामले में जयवर्धन सिंह ने दी, और इसके बाद हमने देखा दिग्विजय सिंह ने भी दोनों को चिट्ठी लिखी थी और कितना बवाल मचा था। दूसरी तरफ आप देखिए कि यही जो बीजेपी सरकार रही है वो किसान कर्ज माफी पर सरकार को घेरती रही थी, कांग्रेस को लगातार घेरती रही थी, कमलनाथ सरकार को। लेकिन जब वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तब वही क्या जवाब देते हैं? कृषि मंत्री तत्कालीन स्वीकार करते हैं कि हाँ कितना कर्ज आपने माफ किया, और दोनों ने आधा सच बताया, आधा सच। तो आप देखिए दोनों ही तरफ की अलग मजबूरियां रहती हैं कि आप राजनीतिक मुद्दे किस तरह से तलाशते हैं, किस तरह से आरोप लगाते हैं, वो ये अलग चीज हो गई। जब सरकार में रहते हैं तो आपको किस तरह से जवाब देना पड़ता है। देखा पनामा पेपर्स वाला मामला ताजा जहां तक आपने नरसिंह घोटाले का जिक्र किया, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस चाहती तो उसको और तेजी से उठा सकती थी, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सड़क पर हो, उससे उसको राजनीतिक फायदा मिलता यूथ को लेकर। जिस तरह से आज वो नीट का पकड़े गए, जिस तरह से वो नीट का मामला उठा रही है, इसमें आज की तारीख में और बल मिल जाता, एड ऑन हो जाता कि आप पहले से एक मामला उठा रहे हैं, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या? उस मुद्दे को आपने एनएसआई के भरोसे छोड़ दिया, एक व्यक्ति के भरोसे छोड़ दिया, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी। आपने मीडिया में आए, सुर्खियां बटोरी कि उससे बड़ा घोटाला उजागर करेंगे, लेकिन आप गायब हो गए। जो आपने कहा कि अब जनता भरोसा कैसे करे, तो सबसे बड़ा संकट तो कांग्रेस के पास यही है ना। एक तरफ जीतू पटवारी आरोप लगाते हैं वीर भारत न्यास की जमीन पे, वो आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ उस आरोप को दिग्विजय सिंह पंचर कर देते हैं। हमने आज ही देखा, आज उनके ही नेता, आप जनता की छोड़ दी, विधायक आरिफ मसूद कहते हैं कि साहब जीतू पटवारी ये कह रहे हैं और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं। अब हम जनता के बीच में कैसे जाएं? जनता हमसे पूछे ही कौन सच बोल रहा है। तो ये एक बड़ी सोशल मीडिया पे एक नेता ललित सेन ग्वालियर के, उन्होंने एक लंबी छोटा खर्रा लिखा है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, कम से कम 5000 शब्दों का, मतलब एक छोटा मोटा उपन्यास टाइप। तो मनोज जी ये एक तरफ नहीं है, दूसरी खेमा भी बाकायदा सोशल मीडिया ही पे लिख रहा है। तो कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाएगी कब? पहले वो अपने घर को तो संभाल ले, अपने घर के अंदर जो बर्तन खटक नहीं रहे, फेंके जा रहे हैं, जो तलवारें चल रही हैं, उनको तो म्यान में रख दे, पहले बर्तनों को जमा ले, फिर इसके बाद जनता के मुद्दे उठाएगी। तो मुझे लगता है वो सरकार को ज्यादा तरीके से घेर पाएगी। अभी तो उनकी एनर्जी ये लगी है कि अपने फला नेता को निपटाना है, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, तो एनर्जी तो वहीं खर्च हो रही है। कार्यकर्ता बेचारा मायूस होकर देख रहा है कि हमारे नेता कब झगड़ों से मुक्त हो और कब हमें जोश भरे, कब हमारे साथ आए, सड़क पर हम लड़ाई लड़ें। तो कांग्रेस की दुविधा तो यही है कार्यकर्ता की कि वो करे क्या। तो ये इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी के पास दोनों हाथ में लड्डू है मनोज जी। एक तो वो अपने काम की बदौलत जा रही है, प्रचार कर रही है कि मोदी और मोहन की डबल इंजन की सरकार, हम कितने विकास के काम कर रहे हैं, चाहे हम मकान बनाकर दे रहे हो, चाहे हम नल जल योजना को, सरकार के अंदर ही चिट्ठी पत्री चल रही है, उसके बाद भी इनको मुद्दे ढूंढना पड़ा। उनको मुद्दे ढूंढने पड़ा। अब जनता भरोसा नहीं करेगी, निश्चित तौर पर नहीं करेगी भरोसा, क्योंकि आप पर भरोसा कर रही होती तो आप सत्ता में होते। आपको भरोसा हासिल करने के लिए वो सारे जतन करना पड़ेंगे, वो विश्वास जनता को दिलाना पड़ेगा कि आप ईमानदारी से उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए उनके जनता के बीच में जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे यहाँ मुद्दे तलाशने की बात नहीं हो रही मनोज जी। यहाँ देखिए मुद्दे तलाशने में भी गुटबाजी नजर आ रही है। क्या जीतू पटवारी कह रहे हैं एक दिन पहले कि हम जनता से जुड़े मुद्दों का एक फोल्डर बनाएंगे और ऑनलाइन उनसे मंगाएंगे, जनता से मंगाएंगे। तो इससे पहले कि जीतू पटवारी वो मुद्दे इकट्ठे करें, जनता से जुड़ें, उससे पहले उमंग सिंगार ने फटाफट अपना नंबर जारी कर दिया सोशल मीडिया पे कि मुझे मुद्दे बताइए, मैं विधानसभा में उठाऊंगा। तो यहाँ भी गुटबाजी दिख रही है, मुद्दे तलाश रहे हैं। ये संयुक्त रूप से भी कर सकते थे, दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और कहते थे कि भाई ये हमारा एक फोल्डर है, ये हम दोनों के नंबर है। हो सकता है उनको लगा कि भाई पिछली बार ज्यादा नेता थे तो दिग्विजय सिंह को हटा दिया था, उमंग सिंगार को ना उठा दें। लेकिन शुक्ला जी, एक हम देखते थे, आपको भी याद है अच्छे से, कि विधानसभा जब चलती है तो शेडो मंत्रिमंडल बनाया जाता है कई बार। तो ऐसा नहीं लग रहा है संगठन के अंदर शेडो संगठन बना दिया गया है कि संगठन का मुखिया अलग रास्ते पे चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष अलग रास्ते पे चल रहे हैं। वो एक घोषणा करता है अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष उसके उलट दूसरे रास्ते चले जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ओर हो रही, बजाय इसके कि संगठन को मजबूत किया जाए।
ये कोऑर्डिनेशन का अभाव तो है ही है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह को कभी समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये वही पार्टी है कि बड़ी मुश्किल से 2018 में इनको जैसे तैसे प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन यही जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था पार्टी के भीतर, जिसके चलते सिंधिया नाराज हुए और फिर सिंधिया अपने 20 विधायकों को लेकर बीजेपी के पास चले गए, और इस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार चली गई। 23 का जो चुनाव था वो बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस ने लड़ा था, लेकिन पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी थी उसके चलते पूरी पार्टी बिखर गई। और अभी भी आप ये देखिए कि अभी भी अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में न तो जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पा रही है, न वो सरकार को घेर पा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संगठनात्मक कमजोरी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। विपक्ष लोकतंत्र की बड़ी जरूरत है, ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र की जरूरत है, तो उसके लिए उसको एकजुट होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में ले देकर एक ही पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका में है, वो भी एकजुट नहीं है, तो सरकार की तो बल्ले बल्ले है ही है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एकजुट नहीं है, इसीलिए इतने समय से विपक्ष में। बिल्कुल, तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बिल्कुल, इनमें आपस में सहमति है नहीं, सुमति है नहीं इनमें, सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, पूरी पार्टी निपट गई। तो हनुमान चालीसा पढ़ लें कम से कम, कि कुमति निवार सुमति के संगी। पढ़ा है, कमलनाथ जी ने पढ़वाया था ना। ये आपने अच्छी सलाह दी है। नहीं, लेकिन सलाह देने वाले तो कांग्रेस में होते हैं, लेकिन संकट उनके अमल का है ना। नहीं, देखिए, जब तक पार्टी के भीतर, देखिए महत्वाकांक्षा होने एक अलग चीज, लेकिन पहले आप पार्टी को तो स्टेब्लिश कीजिए। आप पार्टी से पहले खुद को स्टेब्लिश करने में लग जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा संकट है, जो नेतृत्व है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसको पार्टी नहीं स्वीकार कर पा रही है। ये शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि भाई उसको एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है जिसकी पार्टी के भीतर स्वीकार्यता हो। लेकिन ऐसा आपको कोई लग रहा है? क्योंकि हमने अरुण यादव को भी देखा कि उनके खुद के मंच पर उनके खिलाफ नारे लग जाते थे कि ये प्रदेश अध्यक्ष को हटा दो। हमने कई कांतिलाल भूरिया से लेकर तमाम सारे नेताओं को समय देखा। अजय सिंह राहुल को अगर ये जिम्मेदारी मिलेगी तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति होगी अगर अजय सिंह राहुल को जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन उनके साथ भी तो संकट ये होगा ना ब्रजेश जी फिर, कि अगर पिछली बार भी उन्होंने अरुण यादव के साथ इतनी मेहनत की, सत्यदेव कटारे के समय बड़ी मेहनत की, और जब वो उनके साथ भी अरुण यादव जैसा हाल हो गया, और आज की तारीख में लग रहा है कि जिस हिसाब के उनके तेवर हैं कि कांग्रेस आला कमान उनको कोई जिम्मेदारी देगा, क्योंकि जिस उम्मीदों से ये यहाँ जो जिम्मेदारी दी है वो उसका निर्वहन कर ले। क्योंकि कमलनाथ के समय तो हमने देखा कि 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष आपने बना दिए थे, वो कार्यकारी अध्यक्षों का क्या हुआ हाथ सबको पता है। ये प्रयोग आज की तारीख में कांग्रेस करने की स्थिति में है क्या? क्योंकि या तो आपको बनाने पड़ेंगे तो जीतू पटवारी, उमंग सिंघार से थोड़े से ज़्यादा युवा बनाने पड़ेंगे, और थोड़े से उनसे सीनियर बनाया तो वो खुद को बॉस मानने लगेंगे। वो हो सकता है जीतू उमंग की ना सुने, जैसे उमंग जीतू की नहीं सुन रहे, हम जोड़ी है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को एक ऐसा सर्वमान्य नेता तो चयन करना होगा, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो जिसकी सब सुने। आप देखिए कमलनाथ जी को जब उन्होंने बनाया, जो आपने कार्यकारी अध्यक्ष की बात की, तब जीतू पटवारी का एक शब्द याद करिए आप, उन्होंने कहा कि मुझे तो दिल्ली ने नियुक्त किया, मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। जब हटाने की बात, बाकी 3 ने इस्तीफे दे दिए, बाकी 3 ने इस्तीफे दे दिए थे। तो जीतू पटवारी के तेवर वो थे जो कमलनाथ को भी आंख दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी करीबी थे। अब उनकी स्वीकार्यता क्यों नहीं हो रही? आप देखिए 2 खेमों में झगड़े चल रहे हैं। आप देखिए जब जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह एक मंच पर आ जाते हैं तो फिर निधि चतुर्वेदी जो कि उनकी प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, वो कैसे चिट्ठी लिख देते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते? बेटी है तो मतलब दिग्विजय सिंह आप कार्रवाई नहीं करते हो, तो उनको पता है ना। मतलब आप दिग्विजय सिंह पर कुछ नहीं कर रहे हो, दिग्विजय सिंह को आप मंच पर ले आए, लेकिन वो एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ लिख रही हैं सार्वजनिक रूप से। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2-3 बार वो लिख चुकी हैं, और प्रदेश महासचिव है। तो प्रदेश अध्यक्ष का काम है, आप चलिए वरिष्ठ नेता पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप अपने एक अधीनस्थ महासचिव को नहीं संभाल पा रहे हो, तो किस पर सवाल उठेंगे? सवाल आपके अपने लोग भी आप पर उठा रहे हैं जो आपका पक्ष लेना चाहते होंगे, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी को हवा तो आप भी दे रहे हो ना। जो झगड़े चल रहे हैं, तो जब झगड़े में क्या तीसरे का तो फायदा हो गई। आप देखिए कमलनाथ जी का जब चयन हुआ तब ऐसे झगड़े चल रहे थे क्या? नहीं चल रहे थे। दिग्विजय सिंह अभी जो काम कर रहे हैं, या जो हम शुक्ला जी की बात मांग लें, अजय सिंह राहुल भैया, कमलनाथ जी का नेतृत्व था, वो लगातार काम मांगते रहे, आपने क्यों नहीं दिया काम? जो आदमी काम करना चाहता है उसको आप काम देने को तैयार नहीं है। आपने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, इसके बावजूद वो कार्यकर्ताओं के पास जा रहा है, लोगों के साथ बैठ रहा है, तो आप उसको जिम्मेदारी दे दोगे तो काम करने लगेगा।
आप चुनाव अभियान समिति जो एक आपने बनाई थी समन्वय बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कि सबको साधने के लिए, वो कहाँ गई? खत्म हो गई। आपने कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाए थे? इसी आधार पर बनाए थे ना कि सब क्षेत्रों को साध लिया जाए। बिल्कुल, तो आदिवासी थे, तो ऐसा उसमें प्रयोग आप दलित भी थे। कर सकते हो कि भाई आपके पास कांतिलाल OBC थे। भूरिया भी हैं, आपके पास तमाम बड़े नेता हैं, उनको आप मेन पद पर बिठा दीजिए, बाकी की ऐसी शाखा क्षेत्रीय जिम्मेदारी दे दीजिए जैसे पहले दी। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही सिर्फ उठब्बल होता रहेगा और इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी जब आप अपने से ही लड़ते रहोगे। कांतिलाल भूरिया तो इतनी अच्छी बात बोलते थे, बोले भैया पहले भैंस तो बांध लो, जब दूध निकालना, अभी तो भैंस बंधी नहीं, दूध की लड़ाई लड़ रहे हो। तो अभी तो वो इस किस्सा अभी तक चल रहा तो है। आप देखिए, ये नई युवा पीढ़ी को आपने जिम्मेदारी सौंप दी, जीतू पटवारी के रूप में, उमंग सिंघार के रूप में। दोनों ही सीएम की रेस में अभी से लग गए। आप जीतू पटवारी के पेज को उठा के देख लीजिए जो उन्होंने बनवाया है, उन जीतू पटवारी फैंस क्लब को देख लीजिए कि अब वो शुभेंदु अधिकारी, वो हेमंत विश्वकर्मा के बाद ये तुलना करते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनने वाला है, कि आ रहे हैं, इनसे अच्छा बेहतर कोई नहीं है। तो लड़ाई तो वहीं से शुरू हो गई। सबसे पहले तो अपने उन कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए कि भाई मैं कोई सीएम का फेस नहीं हूं, या हम सब मिलकर लड़ेंगे, इसके बाद में तय होगा। तो वहां दोनों ही तरफ ये चल रही, तो फिर उमंग सिंघार क्या शांत बैठेंगे क्या? तो झगड़ा वहीं शुरू हो गया ना मनोज जी, इन दोनों में ही। तो बाकी के लोग भी उसमें घी डालने का काम अभी तो कमलनाथ गायब है, लापता होने के पोस्टर है, वो आ गए तो फिर एक नया सिरा शुरू हो जाएगा। या मजबूरी में उन्हीं को लाना पड़ेगा, या किसी एक ऐसे नेता को लाना पड़ेगा कि बाकी उनके नीचे रह के काम कर सके। तो ये कांग्रेस की मजबूरी भी है। या तो कांग्रेस के आला कमान को ये देखना चाहिए था कि वो यदि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उनका संगठन उतना मजबूत है क्या, या वो वरिष्ठ नेता जो उनके आड़े आ सकते हैं, उनकी राह में रोड़ा अटका सकते हैं, उनको बोल देते दिल्ली आ जाइए। बिल्कुल, दिल्ली को या तय करना ही पड़ेगा ना कि भाई ये नेता मजबूरी है या जरूरी है। जरूरी है तो ठीक है, मजबूरी है तो टाटा बाय बाय करो। लेकिन राहुल गांधी चुकेगा, जो बार बार जिक्र करते हैं, तो जब तक घोड़ों गधों की पहचान होगी नहीं तब तक शायद ये मामला चलता रहेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो विपक्ष का काम ही सरकार की कमियों को उजागर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब विपक्ष खुद बिखरा हुआ हो और जब अध्यक्ष की घोषणा से पहले उनके नेता प्रतिपक्ष अपनी लाइन खींच रहे हो, तो जनता का भरोसा जीतना मुश्किल हो जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि उमंग सिंघार का ये नंबर जनता के काम आता है या फिर कांग्रेस की अंदरूनी रार को और हवा देता है। अटेंशन के लिए आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।